डांगसुक अपना मोबाइल लेकर बैठ जाता है और इंटरनेट पर जिन्हों के बारे में रिसर्च करता है। युवन डांगसुक से कहता है, इंटरेस्ट को बंद करने के लिए हमने काफी बड़ा धमाका किया था। मुझे लगता है कि बॉस जाग गया होगा। डांगसुक उससे पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बॉस को हरा सकते हो? युवन उसे कहता है, नहीं, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। डांगसुक उसे कहता है, मुझे भी नहीं लगता कि मैं भी उस बॉस को हरा सकता हूँ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि 2 लो रैंक के हंटर्स इस डंजन में से जिंदा बाहर निकल सकते हैं। बॉस का सामना करने के बाद डंजन के अंदर का सीन दिखाते हैं। जिनुओ के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, तुम मेरे पीछे रहना, मैं कुछ सोचता हूँ। जबकि जिनुओ स्पाइडर मॉन्स्टर की तरफ देखकर ये सोच रहा होता है, इसकी तो बहुत सारी आंखें हैं, जबकि बहुत बड़ी बड़ी टांगे हैं, इसकी पावर लेवल तो बहुत ज्यादा है। लेकिन साथ ही उस स्टैचू मॉन्स्टर की याद आती है और वो आगे बढ़ जाता है, कहता है, जो भी हो, ये उस स्टैचू मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं। जिनुओ से कहता है, पीछे रहना, मैं इसको संभालता हूँ, और अपना डैगर निकाल लेता है। जिनुओ से पूछता है, आए तुम क्या करने वाले हो? जिनुओ से कहता है कि मैं इसे मारने वाला हूँ। जिनुओ उसके पास उनको परेशान हो जाता है और कहता है, लेकिन तुम तो एक लो रैंक के हंटर हो, तुम इस मॉन्स्टर को कैसे मार सकते हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम एक ई रैंक के हंटर हो। अगर तुम बी रैंक के हंटर भी होते तभी तुम्हें सी रैंक के बॉस को हराने के लिए बहुत सारे हंटर्स की जरूरत पड़ती। तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे, हमें यहाँ से भागने का सोचना चाहिए। जिनवू कहता है, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अपनी डबल अवेकनिंग के बाद भी मैं अभी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मुझे जहाँ पर प्रेशर महसूस नहीं हो रहा, मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा। इंस्टेंट डंजन के अंदर जिस बड़े से सांप का मैंने मुकाबला किया था, वो शायद ई रैंक का बॉस था, और उसके बाद डंजन से बाहर आने के बाद वो स्टोन मॉन्स्टर के शहर पर हमला कर रहा था, वो शायद बी रैंक का बॉस था। उन दोनों के मुकाबले में स्पाइडर मॉन्स्टर की पावर तो बहुत ज्यादा है। उसी वक्त वो स्पाइडर मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और जिनू पर अटैक करता है। जिनू भी अपने ब्लेड की मदद से इस पर अटैक करता है। जिनू कहता है, ये ब्लेड तो बहुत ही अच्छा है, पहले वाले तलवार के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छा। फिर जिनू और स्पाइडर मॉन्स्टर फिर से फाइट करना शुरू कर देती है, जबकि जिनू दूर कर ये सब कुछ देख रहा होता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, आए ये कैसे हो सकता है? ये ई रैंक हंटर नहीं हो सकता। जिनो स्पाइडर मॉन्स्टर की टांगों पर अपने डैगर से अटैक करता है, लेकिन उसकी स्किन बहुत ज्यादा मोटी होती है। जिनो कहता है, इसकी स्किन तो बहुत ज्यादा हार्ड है, मुझे बहुत ज्यादा डीप अटैक करना होगा ताकि मेरा डैगर इसकी स्किन के अंदर दन सके। ये तो मुझे कोई ब्लाइंड स्पॉट्स भी नहीं दे रहा। इसकी 8 टांगे हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये तो डंजन के बर्श को भी तोड़ता जा रहा है। इसका हर अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे उसके पैरों के अटैक से बचते हुए इस वक्त पहुंचना होगा। जिनो उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये एक ई रैंक का हंटर हो ही नहीं सकता। ये एक ई रैंक का हंटर कैसे हो सकता है? लेकिन इसने हंटर गिल्ड में अपने जो फॉर्म जमा करवाई थी, उसमें इसने बताया कि ये एक ई रैंक हंटर है, लेकिन इसकी मूवमेंट्स तो बहुत ज्यादा फास्ट है। एक ई रैंक का हंटर इतना ज्यादा फास्ट और पावरफुल नहीं हो सकता। कहीं ये एक फॉल्स रैंक का तो नहीं? और यहीं पर फॉल्स रैंकर की हिस्ट्री बताई जाती है कि फॉल्स रैंकर ऐसे हंटर होते हैं जो कि अपनी मैजिकल पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी मर्जी से अपने रैंक्स को कम या ज्यादा शो कर सकते हैं। और ज्यादातर फॉल्स रैंकर्स ऐसे ही होते हैं जिनका हंटर रैंक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो अपने आप को लो रैंक का शो करवाते हैं। लेकिन मसला ये है कि ऐसे फॉल्स रैंकर्स साइकोपैथ्स होते हैं जो कि किसी को भी मारना अपनी हॉबी समझते हैं। साइकोपैथ का सोच कर ही जिन्हों बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जिन्हों वहीं जमीन पर गिर जाता है, कहता है, आखिर मैं इस डंजन में आया ही क्यों? और साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। जिन्हों उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है, कहता है, काफी देर से इस बॉस के साथ फाइट कर रहा हूँ। शायद मुझे फाइट करते हुए 5 मिनट हो गए, नहीं 10 मिनट हो गए। शायद इसी वजह से मेरा स्टेमिना लो होता जा रहा है, लेकिन इस बॉस मॉन्स्टर को मैंने ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचाया। अगर इसी तरह मेरा स्टेमिना कम होता गया तो मेरी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और फिर मैं इस बॉस को हरा नहीं पाऊंगा। मुझे इस फाइट को ज्यादा लंबा नहीं खींचना होगा, मुझे जल्दी से इस फाइट को एंड करना है। अब मुझे अपने डैगर की स्पेशल एबिलिटी को इस्तेमाल करना होगा। सन जिनवू थोड़ा सा पीछे हट का स्टैंस लेता है और कहता है, इन मॉन्स्टर्स का सर इनका सबसे वीक पॉइंट होता है और सर के ऊपर उनकी आंखें और भी ज्यादा वीक पॉइंट होते हैं। लेकिन जैसे वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, वो स्पाइडर अपने मुंह से तेजाब फेंकता है। जिनवू जल्दी से जंप करते हुए उसके अटैक से बचता और कहता है, इसके पास भी अपना ट्रम्प कार्ड है, ये तो ऐसे फेंक सकता है। अगर ये इसी तरह मेरे ऊपर अटैक करता रहा, मेरा स्टैमिना बिल्कुल खत्म हो जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जिन्हों अपनी स्प्रिंट एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीड को बढ़ाता है और कहता है, मुझे इसके बहुत ज्यादा करीब होना होगा, अपनी मूवमेंट्स को तेज करते हुए इस पर अटैक करना होगा। स्प्रिंट की एबिलिटी को इस्तेमाल करने से उसकी स्पीड 30% बढ़ जाती है। जिन्हों भी शैतान का बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है, अचानक इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ दी? जिन्हों बड़ी तेजी के साथ उस स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर जाकर अटैक करता है और अपने डैगर के पैरालिसिस इफेक्ट को एक्टिवेट करता है, लेकिन वो स्पाइडर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इसकी वजह से जिन्हों के डैगर का पैरालिसिस इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। जिन्हों कहता है, मुझे इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना है, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा। वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाता है। जिन्हों कहता है, ये तो पहले से भी ज्यादा तेज हो गया है, लेकिन अगर ऐसे चलकर रहा तो इसका स्टेमिना खत्म हो जाएगा, इसके बाद ये क्या करेगा?
जिन्हो भागते हुए फिर से उस पर अटैक करता है, लेकिन स्पाइडर मॉन्स्टर अपनी टांग से उस पर अटैक करता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। जिन्हो नीचे गिर जाता है। जैसे स्पाइडर मॉन्स्टर अपनी टांग से उस पर अटैक करने लगता है, जिन्हो अपनी गेम के सिस्टम के अंदर जाता है और स्टेटस रिकवरी को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी सारी पावर वापस आ जाती है और वो जंप करता हुआ सीधा स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर चला जाता है और उसकी आंख में अपना डैगर मारता है। जिन्हो का डैगर उसकी आंख के अंदर धंस जाता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है और साथ ही उसका ब्लीड इफेक्ट भी शुरू हो जाता है। उसके पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे बताया जाता है कि दोनों इफेक्ट्स एक्टिवेट हो चुकी है। अब तुम्हारा दुश्मन हर सेकंड में 1% एनर्जी लूज करता जाएगा और साथ ही जिन्हो अपने डैगर से उस पर और भी ज्यादा अटैक करता है और थोड़ी देर के बाद उसके पास विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुमने डंजन बॉस को मार दिया है। डंजन के बॉस को मारने के बाद उसके पास 3 विंडोज ओपन होती है जिसमें उसे 3 बार लेवल अप कहा जाता है। जिन्हो एक लंबा सांस लेता है कहता है, चलो शुक्र है मैंने अपना डेली का रिवॉर्ड नहीं लिया था, स्टेटस रिकवरी वाला। अगर मैं उसे पहले इस्तेमाल कर लेता तो पता नहीं यहाँ पर क्या होता। जिन्हो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है, कहता है आखिर इसने एक डंजन बॉस को कैसे हरा दिया, वो भी अकेले, आखिर ये कैसे हो सकता है। जिन्हो कहता है वो ना हो जो वाकई में एक साइकोपैथ फर्स्ट रैंकर है। वो जिन्हो की तरफ देखता है तो जिन्हो अपने डैगर की मदद से उस स्पाइडर मॉन्स्टर के अंदर से उसके मैजिकल कोर्स निकाल रहा होता है। स्पाइडर मॉन्स्टर को मारने पर 10 मैजिकल कोर निकलते हैं। जिन्हो उन सारे क्रिस्टल्स को उठा लेता है और जैसी वहां से जाने लगता है, जिन्हो से कहता है सर मेरी बात सुनी। जिन्हो ने वो बैग्स उठा लिए होते हैं और उसे कहता है सर अगर आप चाहे तो अपने सारे मैजिकल क्रिस्टल्स को इन बैग्स में बांध सकते हैं, मैं आपके नीचे सारे बैग्स उठाऊंगा। साथ ही वो बैग में से पानी की बोतल निकालते उसे कहता है सर आपको प्यास लगी होगी, सर आप ये पानी पी ले। जिन्हो ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है अब इसको क्या हो गया, ये जाने कैसे क्यों बिहेव कर रहा है। जिन्हो भागता हुआ जाता है, माना क्रिस्टल्स को तोड़ना शुरू कर देता है और उन्हें बैग में भरता हुआ कहता है अब जबकि हमारे पास सारे क्रिस्टल्स हैं, हम इन सारे क्रिस्टल्स को बाहर ले जाएंगे। उसी वक्त डंजन के इंटरेस्ट पर फिर से धमाका होता है और इंटरेस्ट को हो जाती है। डांसोक और उसके सारे साथी वापिस आ जाती है। वो लोग जैसे ही अंदर ताइन होते हैं, वो स्पाइडर मॉन्स्टर को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये दोनों तो अभी तक जिंदा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, और बॉस भी मार चुका है, क्या इन दोनों ने मिलकर उस बॉस को मार दिया। कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये बॉस स्पाइडर बहुत ज्यादा कमजोर था। वो लोग जिन्हो की तरफ देखते और कहते हैं उसके इक्विपमेंट्स काफी ज्यादा महंगे हैं और वो वैसे भी एक डी रैंक का अंतर है, हमें लगता है शायद इसी ने उस बॉस को मारा होगा। डांसुक भी जिन्हो की तरफ देखता है, कहता है मुझे लगता है कि इसी ने बॉस को मारा है, मैंने तो इसे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया, इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता। एक ई रैंक का जिसे सबसे वीकेस्ट हंटर कहा जाता है, वो इसकी क्या मदद कर सकता है, उसने इस मॉन्स्टर को नहीं मारा होगा। मुझे लगता है कि जिन्हो काफी ज्यादा पावरफुल है और इसकी इक्विपमेंट्स में कौन सी एबिलिटीज है ये नहीं पता, इसलिए हम नहीं चाहते कि इसको अपना दुश्मन बना ले। फिलहाल हमारी बेहतरी इसी में है कि हम इसे अपने साथ मिला ले और जिन्हो को मार डाले। डांगसुक का साथियों से कहता है अब हमें क्या करना होगा। डांगसुक उसे कहता है हमें उस डी रैंक के हंटर को अपने साथ मिलाना है ताकि वो दूसरे को मार डाले। डांगसुक जिन्हो से कहता है मैंने तुम्हारे बारे में रिसर्च की है, तुम्हारे इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा फ्लैशी थी, इसलिए मेरे पापा किया कि तुम कौन हो, तुम तो एक बहुत ही अमीर बाप की औलाद हो। जिन्हो से कहता है तो इस बात का इससे क्या ताल्लुक है। डांगसुक उसे कहता है मैंने तुम्हारे फादर के साथ बात की है इस बारे में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर है। मैंने तुम्हारे फादर से कहा है कि हम लोग उसके बेटे को इस दुनिया से जिंदा बाहर लाएंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें सन जिन्हो को मारना होगा। ये बात सुनते ही जिन्हो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता, कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ। डांगसुक उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है, जिन्हो को मारो और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर ले जाएंगे। अगर तुम इसे यहाँ पर नहीं मारोगी तो हम तुम दोनों को यहीं पर मार देंगे। भाई तुम घबरा किस बात से रहे हो, यहाँ पर कोई भी नहीं देखने वाला, अगर तुम इसको मार देती हो तो बाहर जाकर तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा, कहीं तुम सिर्फ एक ई रैंक के हंटर से दांत तो नहीं गए, जल्दी करो और इसे मार डालो। जिन्हो की तरफ देखता है, कहता है सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। जिन्हो उसे कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमेशा ताकतवर के सामने कमजोर को ही झुकना पड़ता है, और मैं जहाँ पर सबसे कमजोर हूँ तो आखिर पर मुझे ही धोखा दिया जाएगा। जिन्हो की बात सुनकर जिन्हो अपने इक्विपमेंट्स उठा लेता है और अपनी तलवार लेकर जिन्हो के सामने खड़ा हो जाता है और डांगसुक से कहता है मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। डांगसुक उसे कहता है कि बच्चे तुम गलती कर रही हो, तुम्हें इसकी साइड नहीं लेनी चाहिए, तुम्हें हमारी साइड पर होना चाहिए, हम तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर लेकर जाएंगे। डांगसुक का मैजिशियन दोस्त से कहता है अब हमें क्या करना होगा। डांगसुक उसे कहता है अमीर बाप की औलाद को मारना हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, पहले इस ई रैंक के हंटर को मार डालो, उसके बाद देखते हैं इसका क्या करना है। डांगसुक अपनी तलवार निकाल लेता है और उन दोनों से कहता है क्या तुम दोनों ने आज से पहले कभी किसी इंसान को मारा है। उसी वक्त जिन्हो के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे एक इमरजेंसी क्वेस्ट दी जाती है और इस क्वेस्ट के रूल भी वैसे ही होते हैं। अगर वो अपनी क्वेस्ट को पूरा नहीं करेगा तो उसे पेनल्टी दी जाएगी और उसे उस पेनल्टी को पूरा करना होगा, और उसकी इमरजेंसी क्वेस्ट ये होती है कि उसे 8 दुश्मनों को मारना है। जिन्हो जिते का बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है आए ये सिस्टम मुझे अचानक से ऐसा क्यों कह रहा है। डांगसुक का मैजिशियन दोस्त आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है, वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिन्हो पीछे की तरफ गिर जाता है।
डांगसुक जिन्हो से कहता है, अब उसकी फिक्र करना छोड़ो, वो मार चुका है, तुम हमारी साइड पर आ जाओ, अभी भी तुम्हारे पास एक चांस है। जिन्हो उनकी बात सुनकर रोना शुरू देता है, कहता है तुम सब लोग खाती हो। लकी जिन्हो पीछे तिबा के साथ जाकर गिरता है, कहता है आखिर मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ कि डंजन के अंदर सिर्फ वही कामयाब होती है जो ज्यादा पावरफुल है, हमेशा कमजोर को धोखा दिया जाता है। मैं इस बात को कैसे भूल गया, मैं हमेशा से गलत सोच रहा था। कितनी बार डंजन के अंदर जाते हुए मारते मारते बचा हूँ, हर बार अपनी बॉडी को हील करने के बाद 90 से डंजन के अंदर चला जाता। इस वक्त मेरा सिस्टम मुझे कह रहा है कि सामने 8 लोगों को मार डालो जो कि मेरे दुश्मन है, क्योंकि वो सारे मेरी जान लेना चाहती है। अगर मैं इस क्वेस्ट को पूरा नहीं करता तो मेरी पेनल्टी डेथ होगी, क्योंकि मेरा हाथ हुक जाएगा और मैं मार जाऊंगा। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो मैं इन हाथों को मार डालूं या फिर खुद मार जाऊं। फिर जिन्हो अपना फैसला कर लेता है और कहता है मुझे इन हाथों को मारना होगा, और वो उठकर खड़ा हो जाता है। जिन्हो कहता है मैं इस सिस्टम से स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा, बल्कि ये सिस्टम मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अब ये बात बहुत ज्यादा बाजी हो चुकी है कि ये सिस्टम मुझे इस्तेमाल कर रहा है और मैं इस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने फायदे के लिए। फिर जिन्हो उन सबको मारने के लिए उन सब के सामने खड़ा हो जाता है। जिन्हो डांगसुक के साथ इसे मार खाने के बाद पीछे उछाता कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है कि सिस्टम मुझे इस्तेमाल कर रहा है और मैं सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बातें करते हुए आगे की तरफ आ रहा होता है। डांगसुक के साथी उसे कहते हैं डांगसुक से तो बच गया। वो ग्यूवान से कहते हैं तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा कम हो गई है, तुम तो एक ई रैंक के हंटर को भी नहीं मार सकते। डांगसुक ग्यूवान से कहता है तुम्हें इस बात को सीरियस लेना होगा, मैं चाहता हूँ कि इसे मार डालो। ग्यूवान उसे कहता है लेकिन मेरे तो सीरियस अटैक किया था, मैंने अपनी सारी पावर लगा दी, अब मुझे नहीं पता कि ये अभी तक जिंदा कैसी है, मैंने तो अपनी काफी सारी मैजिकल पावर्स लगाई थी, हो सकता है मेरा निशाना चूक गया हो। जिन्हो चलता हुआ उनकी तरफ जा रहा होता है और उनसे कहता है तुम लोगों ने एक इंसान की जिंदगी के साथ खेला है, अब तुम्हें क्या लगता है क्या तुम लोग इसकी कंसिक्वेंसेस को बर्दाश्त करने के लिए रेडी हो। डांगसुक का एक साथी कहता है आही जे कमीना क्या कह रहा है। जिन्हो उनसे कहता है मैंने कहा है कि अगर तुम लोग हंटर हो तो तुम्हें डंजन के अंदर तैयार रहना चाहिए कभी भी शिकार होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शिकारी किसी वक्त भी शिकार बन सकता है। डांसुक का एक साथी उसे कहता है मौसा आप लोग रहने दे, मैं इसे जाकर देखता हूँ, और वो आगे बढ़ता है। वो अंदर सीधा आगे चला जाता है और जिन्हो के कंधे पर अपना बाजू रखते उसे कहता है बच्चे मुझे लगता है शायद तुम अपनी सिचुएशन को समझ नहीं रहे। लेकिन साथ ही जिन्हो अपना हंजा निकालता है और उसके गर्दन पे रख लेता है और उसे नीचे की तरफ खींचते हुए उस चारे का गला काट देता है। डांगसुक में जिते का बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही जिन्हो के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे बताया जाता है कि तुमने एक एनिमी को मार दिया है, तुम्हारे पास तो 7 टारगेट रह गए हैं। अब डांगसुक के सारे साथी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते और कहते हैं आखिर इस लड़के के पास ये डैगर कहां से आया, इसकी हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे भागी कि इसने एक हंटर को मार डाला। डांगसुक ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहता है मेरा साथी एक डी रैंक का हंटर था, चाहे कितना भी अहंकारी क्यों ना हो, ये इसे एक ही बार में नहीं मार सकता, ये तो सिर्फ एक ई रैंक का कमजोर हंटर है। जिन्हो एक हंटर को मारने के बाद कहता है मैंने एक इंसान को मार डाला, चाहे मैं इसका ब्लेम इस सिस्टम पर डालने की कोशिश भी करूं, लेकिन इसका फैक्ट नहीं बदलेगा कि मैंने एक इंसान को मारा है। लेकिन ये बात भी सच्ची है कि अगर मैं उसको नहीं मारता तो मैं उठ मार जाता। यहाँ पर मारो या मरो की सिचुएशन है, अगर मैं कमजोर हूँ तो मेरे सामने हमेशा ऐसी सिचुएशन आएगी, इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। डांगसुक अपने दोस्तों से कहता है मुझे नहीं लगता कि अभी इसने ये कैसे किया, लेकिन अपना गार्ड मत करना, बहुत ही एहतियात के साथ आगे बढ़ो। और साथ ही वो ग्यूवान से कहता है अपनी मैजिकल पावर्स इस पर फिर से अटैक करो। ग्यूवान अपने हाथों पर एक फायरबॉल बनाता है और फुल पावर के साथ जिन्हो की तरफ फेंकता है, लेकिन जिन्हो तेजी के साथ उसके फायरबॉल को डॉज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और उसके हाथ को काट लेता है। न सिर्फ उसके हाथ को बल्कि उसकी पूरी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। डांगसुक का देखकर वो भी ज्यादा घबरा जाता है। डांगसुक के बाकी के हंटर दोस्त भी भागते हुए जिन्हो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिन्हो उनके अटैक से बचते हुए उनमें से एक को मार देता है। दूसरे वाला कहता है आह ये इतना ज्यादा पास कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ एक ही रैंक का हंटर है, मेरे अटैक तो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे। जिन्हो उस हंटर के ऊपर अपने डैगर की पैरासिस इफेक्ट को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी बॉडी मूव करना छोड़ देती है। वो वहीं पर खड़ा चिल्लाना शुरू कर देता है, कहता है मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। जबकि बाकी के बचे हुए हंटर से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ये लड़का तो मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। जिन्हो बाकी के हंटर्स के ऊपर भी अपने हंजर के पैरासिस इफेक्ट को एक्टिवेट करता है और साथ ही ब्लूट इफेक्ट को एक्टिवेट करते हुए उनकी पूरी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो सारे चिल्लाकर यही कह रहे होते हैं आखिर ये है को ये एक ई रैंक का हंटर नहीं हो सकता, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिन्हो डांगसुक के अलावा बाकी के सारे 7 मेंबर्स को मार देता है। डांगसुक से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है इसने तो सिर्फ चंद सेकंड में मेरे 7 डंजन के साथियों को मार दिया और वो सारे के सारे डी रैंक के हंटर्स थे। डांगसुक जिन्हो से कहता है तुमने अपने स्किल्स मुझसे छुपा कर रखी, तुमने कहा कि तुम एक ई रैंक के हंटर हो, क्या तुमने इस डंजन के बॉस को मारा है। डांगसुक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सारे सी रैंक के हंटर्स एक ही लेवल पर नहीं होते, मेरी पावर इनसे बहुत ज्यादा है। और साथ ही वो अपनी पावर को इंक्रीज करते हुए जिन्हो पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है।
डांसुक कहता है तो आइजे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, डेंजन पोस्ट को हराने के बाद और मेरे साथ साथियों को मारने के बाद ये बहुत ज्यादा थक चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि अब मेरा सामना कर पाएगा। डांसुक अपनी शेर को सामने की तरफ करते हुए जिनू की तरफ आगे बढ़ता कहता है ये अपने चौड़े से हंजर के साथ मेरी शेर को नहीं तोड़ पाएगा। इसकी स्पीड के साथ अगर ये मेरी शेर के साथ टकराएगा तो इसकी बॉडी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाएगी। वैसे भी ये अपनी फाइट से थक चुका है। लेकिन जैसे डांसुक जिनू के थोड़ा सा करीब पहुंचता है जिनू उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए उसे रोक लेता है। वो डांसुक से कहता है लीडर डांसुक, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में एक बात नहीं पता। तुम्हारे कैसे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद हर बार मेरी पावर लेवल अप हो जाती है। और साथ ही वो उसको चेहरे से पकड़ते हुए जमीन में तनसा देता है। डांसुक बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहता है अब ये भी यहाँ पर क्या हुआ, मैं तो इसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, क्या इसने मुझे थप्पड़ मारकर जमीन पे गिरा दिया। डांसुक पेशेवर का बैच चाहता कहता है ये एक ई रैंक का हंटर हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है शायद एक पास रैंकर है। डांसुक रोना शुरू कहता है और उसे कहता है प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सारा पैसा दे दूंगा। इस ट्वेंटी में जितने भी माना क्रिस्टल्स हैं तुम वो सारे रख सकते हो, इसके अलावा हमारे सारे मैजिक का क्रिस्टल भी तुम रख सकते हो, बस मुझे छोड़ दो। जिनू डांसुक से कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, एक ऐसे इंसान से माफी की भीख मांग रहे हो, इसे तुमने 3 बार मारने की कोशिश की। डांसुक चिल्लाते हुए उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार कर बच जाओगे। जिनू उसे कहता है ये तो तुम ही ने कहा था कि इन डंजन्स के अंदर जो कुछ भी होता है बाहर वालों को नहीं पता चलता कि जहाँ पर किसके साथ क्या हादसा हुआ। डांसुक चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम्हें पता है मेरा छोटा भाई कौन है। लेकिन साथ ही जिनू अपने हंजर को घुमाते हुए उसकी गर्दन काट देता है और उसकी पूरी बात भी नहीं सुनता। डांसुक को मारने के बाद जिनू अपने कपड़ों की तरफ देखता कहता है मेरे कपड़े तो सारे कंदी हो गए, इनका ब्लड लग गया और साथ में इनका साइज भी छोटा होता जा रहा है, मेरी बॉडी दिन ब दिन ग्रो कर रही है। जिनू जिन्हों की तरफ देखता है तो वो दूर पैदा उल्टी कर रहा होता है। जिन्हों के पास आता है उसे कहता है डेंजन का बॉस मर चुका है और जो डेंजन का गेट क्लोज होने वाला है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। उसी के साथ जिन्हों के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुमने इमरजेंसी क्वेस्ट को पूरा कर लिया है। इसमें उसे 3 रिवार्ड्स मिलते हैं, एक स्टेटस रिकवरी का, दूसरा उसे एक स्पेशल स्किल मिलता है जो कि ब्लड लॉस का होता है और साथ ही उसे तीसरे नंबर पर 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। ब्लड लॉस स्किल के बारे में बताया जाता है इस स्किल को एक्टिवेट करने के बाद जिस भी टारगेट को तुम चूज करोगे वो 1 मिनट के लिए तुम्हारे होप और दार में मुक्ता हो जाएगा और इसके लिए तुम 1 से ज्यादा टारगेट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सीन अमेरिका का होता है। डांसुक का भाई डांसु जो कि सो रहा होता है वो अपने बिस्तर से उठता है और कहता है आखिर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं, लगता है शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा है। इस वक्त कोरियन बताने क्या टाइम हुआ होगा। फिर एक और सीन दिखाती है जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का होता है। मैनेजर यूजिन अपने कंप्यूटर के सामने बैठी होती है। उसी वक्त उनका सिस्टर उनसे कहता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैनेजर उसे कहती है तुम्हें किस बारे में बात करनी है। सिस्टर ने उनसे कहता है एक सी रैंक की डंजन के अंदर 8 लोग मारे गए, उनमें से जो 2 लोग बचे हैं उनमें से एक डी रैंक का अंतर है और एक ई रैंक का अंतर है। मैनेजर यूची और उसे कहती है जैसे कि तुमने बताया कि वो दोनों ही लो रैंक के अंतर थे, मुझे लगता है कि वो दोनों वहाँ से भाग आए होंगे, इसीलिए वो दोनों बच गए। सिस्टर उनसे कहता है नहीं वो दोनों भागे नहीं, बल्कि उन्होंने डंजन को क्लियर किया, वो वहाँ से बहुत सारे माना क्रिस्टल्स और मैजिक क्रिस्टल्स भी लेकर आए। सिस्टर मैनेजर से कहता है यूजिन हो के पास बहुत ही आला क्वालिटी के इक्विपमेंट्स थे और वो वैसे भी डी रैंक का अंतर है, मुझे लगता है कि डंजन के बॉस को उसी ने हराया होगा। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, 8 लोग जो कि सी रैंक के थे वो उस डंजन में कैसे मारे गए, वो बॉस तो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। मैनेजर यूजिन उसे कहते हैं चल अभी हम बस भी करो, मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हो, अगर कोई ऐसी बात है जो कि तुम्हें सस्पिशियस लग रही है तो वो बताओ, ऐसा तो नॉर्मल होता रहता है। डंजन के अंदर बहुत सारे हंटर्स मारे जाते हैं और लो रैंक के हंटर्स अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आती है और सारा क्रेडिट ले लेती है। सिस्टर उनसे कहता है जो हैरान करने वाली बात है वो तो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं, जो ई रैंक का हंटर वहाँ से बचकर वापिस आया है उसका नाम सन जिन वू है, ये वही ई रैंक का हंटर है जिसको उस डंजन से जिंदा बाहर निकाला गया था। मैनेजर उसे कहती है तुम्हारा उस पर शब्द जायज है, लेकिन वो एक वेकनर नहीं है, हमने उसे माना क्रिस्टल के साथ पकड़ा था, उसकी पावर लेवल तो सिर्फ 10 पॉइंट पर थी और हमारा माना क्रिस्टल बहुत ज्यादा पक तक है, वो एक ए रैंक के मॉन्स्टर से आशा किया गया है और वैसे भी डबल अवेकनिंग हर किसी हंटर को नहीं मिलती, इसलिए तुम्हें उस पर शक करने की जरूरत नहीं, उसकी ज्यादा छानबीन करने की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट उनसे कहता है मैं अभी ऐसे ही सोच रहा था कि हमें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन असल मसला ये नहीं है, असल मसला तो ये है कि उस डंजन के अंदर एक हंटर मारा गया जिसका छोटा भाई अमेरिका में है। मैनेजर उसके पास उनका कहते हैं कहीं तुम डांसो की बात तो नहीं कर रहे क्योंकि अमेरिका में एक ऐसा रंग का अंतर है, अगर ऐसी बात है उसका भाई यहाँ पर मारा गया है तो फिर तो हम इस मसले खुद नोट नहीं कर सकते, हमें इसकी छानबीन करना ही होगी। नेक्स्ट सीन जिनवो के घर का होता है। जिनवो अपनी बहन के लिए चिकन विंग्स लेकर आता है, वो जो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है क्या कुछ अच्छा हुआ है तो मेरे लिए चिकन विंग्स क्यों लेकर आए हो। जिनवो से कहता है मुझे नहीं पता कुछ अच्छा है या बुरा है। जिनवो अल्कोहल वाली ड्रिंक पी रहा होता है, कहता है
मैं ड्रंक होना चाहता हूँ लेकिन कुछ भी फील नहीं हो रहा। वो साथ उसके पास एक विंडो ओपन होती है, उसे कहती है कि तुमने कुछ ऐसा सब्सटेंस पी लिया है जो तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इसलिए हमने उस पॉइजन के इफेक्ट को नलिफाई कर दिया है। जिन्हों कहता है अपने सिस्टम की वजह से अब मैं तो अल्कोहल भी नहीं पी सकता, मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी नशा या भी जहर काम नहीं करेगा। और यहीं पर जिन्हों पहली बार हमें बताता है कि उसके सिस्टम ने उससे क्या कहा था जब उसने पहली बार उसे बताया था कि वह प्लेयर बनने वाला है। उसी वक्त उसके पास एक विंडो ओपन हुई थी, लेकिन उसे उसने बाद में पढ़ा था। उस विंडो में लिखा गया था दुकानदारों की ब्लेसिंग तुम पर है, एक ऐसा स्पेल कास्टर जिसने तुम्हारे पर एक स्पेल कास्ट किया है। दुकानदारों की ब्लेसिंग की वजह से अब हमेशा तुम स्ट्रॉन्ग बनते जाओगी और पूरी जिंदगी तुम सिर्फ हेल्दी रहोगी, कोई भी पॉइजन तुम पर काम नहीं करेगा। जिन्हों अपने पैर की तरफ देख कर क्या कहा, डेंजर में मेरा पैर काट गया था लेकिन इसी सिस्टम की वजह से मेरा पाँव मुझे वापस मिल गया। जिन्हों कहता है कि वाकई में मेरी बॉडी पर कोई भी पॉइजन काम नहीं करेगा। वो इस अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। जिन्हों अपने कमरे में जाते ही अपने पास से वो पोषण वाली थैली निकालता है, इसके अंदर रासका का जहर होता है। वो जहर को जल्दी से पी जाता है, कहता है अगर ऐसी बात है तो मेरी बॉडी इस जहर को भी हैंडल कर लेगी। उसी वक्त उसका सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक जहर चला गया है, हमने उसे नलिफाई कर दिया है। ये देखकर चिन्नू कहता है ये तो वाकई में काम करता है, मेरी बॉडी पर कोई भी पॉइजन काम नहीं करता। उसी वक्त उसकी छोटी बहन अंदर आती है और उसे कहती है क्या तुम किसी जिन्हों को जानते हो, हमारे मोबाइल पर वो कॉल कर रहा है, हमारे बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट सीन कैफे पेनी का होता है। जिन्हों जिन्हों से मिलने के लिए कैफे पेनी पर जाता है। जिन्हों वहाँ पर पहले से मौजूद होता है। वो जिन्हों को देखते ही कहता है सर यहाँ पर आ जाए, मैंने आपकी सीट बुक करवाई है। जिन्हों से कहता है तुमने मेरा नंबर कहाँ से ढूंढा। जिन्हों से कहता है गिल्ड में मेरे कुछ कनेक्शंस हैं, इसलिए आपका नंबर आसानी से मिल गया, क्या आप कॉफी पियेंगे। जिन्हों से कहता है नहीं, काम की बात करो, मुझे नहीं लगा था कि हम दोनों दोबारा मिलेंगे। जिन्हों से कहता है मुझे तो आपसे मिलना ही था, आपने मेरी जान बचाई है। जिन्हों से कहता है तुमने अपने सारे माना क्रिस्टल्स और अपने मैजिक कोर क्रिस्टल्स मुझे दे दिए थे, जिनसे मैंने 1 मिलियन और 8,000 कमाए। और दूसरी बात, तुमने बाहर आकर किसी को मेरे बारे में नहीं बताया जो 9 लोगों को मैंने मारा था। जिन्हों से कहता है वो सब लोग कभी मारना चाहती थी, अगर हम लोगों ने नहीं मार के तो वो हमें मार देती, आपने बिल्कुल ठीक किया, वैसे भी हम लोग हंटर्स है, हमारा सामने ऐसी मुश्किल से होता रहता है। साथ ही जिन्हों ये सोच रहा होता है ये लड़का एक 5 रैंकर है, मुझे इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना क्योंकि ये लोग साइकोपैथ्स होती हैं, ये किसी वक्त मुझे मार सकता है, लेकिन मुझे अपने काम के लिए इसके पास आना पड़ा। सन जिन्हों से कहता है तो भी तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलवाया है, जल्दी से अपना काम बताओ। जिन्हों से कहता है मैं अपनी एक पर्सनल अटैक पोस्ट बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें शामिल हो जाए, हम लोग डंजन्स में जाकर रेस किया करेंगे। जिन्हों साथ ही उसे मना कर देता है। जिन्हों से कहता है लेकिन मैंने तो अभी अपनी पूरी बात कही ही नहीं। जिन्हों को कैफे पेनी पर बुलवाता है और उसे कहता है मैं अपनी एक पर्सनल अटैक पोस्ट बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पोस्ट को ज्वाइन करो। जिन्हों से कहता है नहीं। इनको साथ ही खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। जिन्हों से कहता है मैं भी यहाँ पर सुनने के लिए आया था कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है हमारी पर्सनल अटैक पोस्ट को ज्वाइन करने का। जिन्हों से कहता है तुम्हें बस मेरे साथ 20 बार जाना है डंजन के अंदर, प्लीज मेरा ये काम कर दो। मॉन्स्टर्स को मारने पर हमें जो कुछ भी मिलेगा मैं उसमें से तुम्हें तुम्हारा शेयर लाजमी दिया करूंगा। जिन्हों से कहता है लास्ट टाइम तुम्हें जरा भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तुम्हें पता होना चाहिए कि डेंजर्स के अंदर हम सिर्फ मॉन्स्टर्स को नहीं मारती बल्कि पास तो हमें हंटर्स को भी मारना पड़ता है। ये तुम जैसे अमीर बच्चों के खेलने की कोई स्पोर्ट्स नहीं है। मुझे तो लगा था कि इतने सारे हंटर्स को अपने सामने मरता हुआ देखा तुम दोबारा डेंजर में जाने से भी डरोगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं तो पागल का नहीं होगे जब तुम एक गिल्ड मास्टर बनना चाहती हो। जिन्हों से कहता है हाँ मैं गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ। वो साथ ही वो रोना शुरू करके कहा और जिन्हों से कहता है प्लीज मेरी पूरी बात तो सुन लो। जिन्हों से कहता है मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लाइसेंस रिसीव करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। वैसे तो कोई भी हंटर इस लाइसेंस को रिसीव कर सकता है, लेकिन लाइसेंस के लिए एक शर्त है कि जिस हंटर को यह लाइसेंस इशू किया जाएगा वो 20 बार डंजन के अंदर गया होना चाहिए। एक बार तो मैं तुम्हारे साथ डंजन में जाकर आ चुका हूँ, अब मुझे सिर्फ 19 बार और डंजन में जाना है, फिर मुझे लाइसेंस मिल जाएगा। हाँ उसके लिए मुझे एक रिटन टेस्ट भी देना होगा, लेकिन मेरा ब्रेन बहुत ज्यादा तेज है, मैं वो रिटन टेस्ट पास कर लूंगा, मैं पूरी तरह श्योर हूँ। जिन्हों से कहता है मैंने सुना है कि तुम एक बहुत बड़े बाप की औलाद हो जो कि एक आर्किटेक्चर बिजनेस का मालिक है। जिन्हों से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं ये सब कुछ इसीलिए कर रहा हूँ अपनी कंपनी को हासिल करने के लिए। मुझे मेरे डैड के ऑर्डर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं एक हंटर डील क्रिएट करूँ जिससे हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। साथ ही जिन्हों कहता है डेंजर्स बहुत ज्यादा डेंजरस जगह होती है, लेकिन डेंजर के अंदर से बहुत ज्यादा ट्रेजर निकलता है जिससे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ मैजिक और क्रिस्टल्स और मोना क्रिस्टल्स ही नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज को हम बेरिंग मटीरियल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंजर में हर चीज हमारी दुनिया में इस्तेमाल हो सकती है, इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी कंपनियों की ख्वाहिश होती है कि वो अपने गिल्ड क्रिएट करे ताकि डेंजर से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। जिन्हों से कहता है मेरे डैड का इरादा है कि वो एक ऐसे रैंक के हंटर को अपने गिल्ड का मास्टर बनाएंगे और मेरा बड़ा भाई उस गिल्ड का वाइस मास्टर होगा।
जिनू उसे कहता है अगर मैं वक्त नहीं हूँ तो इस वक्त पूरे कोरिया में सिर्फ 9 ही एस रैंक के हंटर्स है। इनमें से 8 तो गिल्ड के सब रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ एक ही एस रैंक का हंटर बचता है जिसका नाम मिन भी होगा, लेकिन वो तो रिटायर हो चुका है। तुमने कहा कि तुम्हारा भाई वाइस मास्टर बनना चाहता है, लेकिन एक एस रैंक के हंटर और तुम्हारे भाई के दरमियान तो बहुत ज्यादा फर्क है। जिन्हों से कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरा भाई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन उसका रैंक लोअर है, इसीलिए तो हम उसको गिल्ड का मास्टर नहीं बना सकते, इसीलिए वो एक वाइस मास्टर बनेगा। जिन्हों से कहता है मुझे लगता है कि शायद तुम वाइस मास्टर बनना चाहती हो, इसीलिए तुम इन डेंजर्स के अंदर जाकर एक्सपीरियंस हासिल करना चाहती हो, ताकि उसके बाद तुम अपने फादर को मना सको कि वो तुम्हें वाइस मास्टर बना दी। जिन्हों से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वैसे भी तुम एक पास रैंक करो और तुमने अपनी एबिलिटीज को दूसरे से छुपा कर रखा है। अगर तुम्हें इसी तरह अपनी एबिलिटीज को छुपाते हुए डेंजर्स के अंदर जाना है तो तुम्हें एक गिल्ड की जरूरत होगी। मैं तुम्हें अपने गिल्ड में शामिल करूंगा, जहाँ बाद तुम ई रैंक के हंटर बनकर एक डेंजर्स के अंदर जा सकते हो। जिन्हों सोचता है किसी भी हायर रैंक के हंटर के साथ डंजन के अंदर जाना खतरे से हारी नहीं, मुझे सर के साथ ही जाना होगा। मुझे लगता है शायद इनका रैंक बी है या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है। उन्होंने सी रैंक की डंजन के अंदर एक सी रैंक के बॉस को हराया था और साथ ही 8 सी रैंक के हंटर्स को मारा भी था। अगर मैं दूसरे किसी हंटर के साथ जाता हूँ तो मुझे अपनी जान का डर रहेगा, लेकिन सर पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, इसलिए उनके इन्हीं के साथ जाना है। जिन्हों से कहता है अगर मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। जिन्हों अपने पास से कुछ पेपर्स निकाल कर है और जिन्हों के सामने खाते हुए कहता है जरा इसे देखो। जिन्हों जैसे उसे देखकर है तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। नेक्स्ट सीन सुबह सुबह का होता है। जिन्हों एक्सरसाइज करने के लिए बाहर निकलता है तो उसकी बहन भी साथ आ जाती है। जिन्हों अपनी बहन से कहता है तो मेरे पीछे क्यों आ रही हो। जिना उसे कहती है मैं भी तुम्हारी तरह एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, तुम तो देखो कितनी जल्दी एक्सरसाइज कर कितने लंबे हो गए हो। जिन्हों उसे कहता है अच्छा ठीक है पीछे मत रह जाना। जिन्हों दोनों रनिंग शुरू करते हैं। भागते हुए जिन्हों अपनी बहन से कहता है अगर तुम्हें कहीं से अचानक 3 बिलियन बोन मिल जाए तो तुम क्या करोगी। उसकी बहन उसे कहती है पता नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। जिना उसे कहती है हो सकता है मैं अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीद लूं या फिर उन्हें बैंक में जमा करवा दूं। जिन्हों उसे कहता है और बाकी के पैसों का क्या करोगी। जिना उसे कहती है पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। जिना उसे कहती है लेकिन तुमने 3 बिलियन का ही क्यों कहा, या कोई बात है जो तुम मुझसे करना चाहते हो। साथ ही जिन्हों तेरी जबाब न शुका देता है और उसे पीछे छोड़कर आगे चला जाता है। जिना वहीं पर खड़ी हो जाती है और कहती है इस किस्म में तो बहुत ज्यादा है, एक हंटर तो हंटर ही है। भागते हुए जिन्हों कहता है जिन्होंने मुझे जो पेपर दिए थे उनके ऊपर 3 बिलियन लिखा हुआ था। जिन्हों एक बिल्डिंग बनाने वाला है जो कि उनके गिल्ड का ऑफिस होगा और वो बिल्डिंग की कॉस्ट 3 बिलियन बोन होने वाली है। और जिन्हों ने कहा था कि इसकी प्राइस इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है। जिन्हों उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि 3 बिलियन बोन की रकम जिन्हों के लिए बहुत ज्यादा है। जिन्हों से कहता है सिर्फ 19 बार डंजन के अंदर जाने के लिए तुम्हें इतना महंगा ऑफिस क्रिएट करने की क्या जरूरत है। जिन्हों से कहता है मेरे लिए जो कोई बड़ी रकम नहीं है, अगर मैं गिल्ड का मास्टर बन जाऊंगा तो इतनी ज्यादा रकम तो मैं आसानी से कमा लूंगा। जिन्हों की ये बात सुनकर वो सोचने में मजबूर हो जाता है। जिन्हों कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए। नॉर्मली मुझे इतने ज्यादा पैसे देखकर मना तो नहीं करना चाहिए। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं एक बहुत ही यूनिक हंटर हूँ। अगर मैं एक वी बेकनर भी हूँ, ये चाहे मैं एक वी बेकनर ही क्यों ना हूँ, मैं एक स्पेशल वी बेकनर हूँ। ऐसा कोई भी हंटर नहीं होगा जो कि मॉन्स्टर्स को मारने पर लेवल अप होता है। क्या पता शायद इसी तरह लेवल अप होते हुए मैं एक पिन एस रैंक तक पहुंच जाऊँ या फिर एस रैंक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाऊँ, फिर मैं भी 3 बिलियन आसानी से कमा सकता हूँ। जिन्हों से कहता है लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारे साथ डंजन के अंदर जाऊंगा। जिन्हों से कहता है मुझे अपनी शर्त बताओ, मैं तुम्हारी सारी शर्तें पूरी करूंगा। जिन्हों से कहता है मेरी शर्त ये है कि डंजन के अंदर सिर्फ हम दोनों जाएंगे, हमारे अलावा कोई भी नहीं जाएगा। जिन्हों मौज तक घबरा जाता है और उसे कहता है हम लोग सी रैंक की डंजन में जाने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि सिर्फ हम दोनों मिलकर सी रैंक की डंजन को क्लियर कर सकते हैं। जिन्हों से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना, सिर्फ हम दोनों ही डंजन के अंदर जाएंगे। जिन्हों से कहता है कि सी रैंक की डंजन के अंदर दायर होने के लिए हमारे पास 10 लोग कम से कम होने चाहिए। जिन्हों से कहता है कि मुझे पता है कि 10 लोग होने चाहिए, लेकिन तुम भी पेपर फिल अप कर लेना। बहुत सारे ऐसे हंटर्स हैं जो पैसे लेकर सिर्फ साइन कर देंगे और हम लोग अपने 10 लोग वो पूरे कर लेंगे, लेकिन वो सारे लोग हमारे साथ अंदर नहीं जाएंगे, अंदर सिर्फ हम दोनों जाएंगे। जिन्हों से कहता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। जिन्हों से कहता है अगर सिर्फ हम दोनों जाएंगे तो हमारी वजह से किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और एक और बात है, इसके बारे में जरा गौर से सोचो, अगर हम दोनों 19 रेस को कंप्लीट कर लेते हैं, 19 बार डंजन में जाने के बाद जिंदा बाहर आ जाते हैं, तो तुम अपने डैड को जो बता सकते हो फिर तुम्हारे पास कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। जिन्हों ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है तुम्हारी जी शर्त। चलो ठीक है, मैं जाकर अपने बाकी के 8 टीम मैच का बंदोबस्त करता हूँ। फिर हमारा सीन पे से पैसे में आ जाता है। जिन्हों अभी भी रनिंग कर रहा होता है। जिन्हों जल्दी से वहीं पर रुक जाता है, कहता है मैंने तो 10 किलोमीटर भागना था, लेकिन मैंने 11 किलोमीटर भाग लिया क्योंकि मैं अपनी सोचों में घूमता इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। साथ ही वो पीछे अपनी सिस्टर की तरफ देखकर कहता है आखिर अब ये जीना कहाँ रह गई।
जिन्हू अपनी विंडो की तरफ देखकर कहता है, मैंने अपनी 10 किलोमीटर की दौड़ को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन यह 11 किलोमीटर क्यों शो कर रहा है। जिन्हू कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे अभी भी अपनी बैंक का इंतजार करना है, तो क्यों ना मैं बाकी की एक्सरसाइज भी कर लूँ। क्या पता 100 से ज्यादा पुशअप चिन-अप्स करने से मेरा लेवल अप हो जाए। फिर वो 20 मिनट तक वहीं पर एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज करने के बाद वो अपनी विंडो की तरफ देखकर कहता है, ये सारे स्टैट्स तो 200 से आगे नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब इसकी एक लिमिट है। पहले ये 100 तक थी और अब ये 200 पर चले गए हैं। अब अगर मैं 200 किलोमीटर तक नहीं भाग सकता तो क्यों ना मैं 20 किलोमीटर भागता हूँ। और वो सारी फिर से भागना शुरू कर देता है। उसी वक्त जीना भी पीछे पहुंच आती है और उसे कहती है, ब्रदर तुम कहाँ पहुंच जा रही हो, मैं अभी अभी यहाँ पर पहुंची हूँ। नेक्स्ट सीन फिर से अमेरिका का होता है, जहाँ पर डांसू का भाई डांसू है। डांसू की सेक्रेट लोला उसके पास आती है। डांसू फोन सुन रहा होता है और उस बंदे से कह रहा होता है, मुझे उन दोनों हंटर्स जो रेंजन से जिंदा बाहर आए हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन पैक्स कर दो। साथ ही डांसू लोला से कहता है, लोला मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ। लोला उसे कहती है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। डांसू से कहता है, अगर मैं कोरिया में किसी को मार देता हूँ तो क्या अमेरिका में मेरे साथ क्या होगा। लोला डांसू से कहती है, क्योंकि आप अमेरिका के एसलैंग हंटर हैं, इसलिए अगर आप कोरिया में किसी को मार देती हैं तो आपका ट्रायल अमेरिका में होगा और जहाँ पर डचिस के साथ निगोशिएशन करने से सारा मसला हल हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं। डांसू कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ कमीनों ने मेरे बड़े भाई को कोरिया में मार दिया है। मैं उन दोनों को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ और साथ ही वो अपने मोबाइल को भी अपने हाथ में तोड़ देता है। डांसू सोचना शुरू कर देता है, कहता है, मेरे भाई के पास 8 मेंबर्स थे, टोटल 10 लोग अंदर गए थे, जिनमें से सिर्फ 2 ही बाहर आए। जो 2 लोग बचे हैं उनमें से एक डी रैंक का अंतर है और ई रैंक का अंतर है। मेरा बड़ा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि कमजोर लोगों की वजह से अपनी जान को खतरे में डाल दी। और वैसे भी वो दोनों सिर्फ फार्म ट्रेनिंग के लिए थे। उन दोनों के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे लगता है कि उन्होंने कोई ट्रैप सेट किया होगा, इसकी वजह से उन्होंने उन सबको अंदाजा का मार दिया। डांसू लोला से कहता है, मुझे जल्दी ही कोरिया जाना है, जल्दी से मेरे शेड्यूल को क्लियर कर दो, मुझे कोरिया जाना है। लोला उसे कहती है, लेकिन आप अभी नहीं जा सकते, अगर आप चले गए तो हमारे गिल का क्या होगा। डांसू उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे बताओ मेरे शेड्यूल में फ्री टाइम कब है। लोला उसे कहती है, 2 हफ्ते के बाद। डांसू उसे कहता है, चलो ठीक है, 2 हफ्ते के बाद मेरे शेड्यूल को बिल्कुल क्लियर कर दो, मुझे कोरिया जाना है। लोला उसे कहती है, क्या आपको वाकई में ऐसा करना चाहिए। डांसू उसे कहता है, फिलहाल मैं पूरी शिद्दत से यही करना चाहता, मुझे अपनी भाई की मौत का बदला लेना है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे वहाँ पर पहुँचने से पहले वो दोनों किसी डंजन में मारे ना जाए। उन्हें मैं अपने हाथ से मारूंगा और उसके हाथ में फैक्स किए हुए जो पेपर होती है उनके ऊपर एक जिन्हो की पिक्चर होती है और एक बार जिन्हो की पिक्चर होती है।